हाँ, तो क्लास 10th की जो कैप्सूल सीरीज स्टार्ट अपन ने कर दी थी, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे दी गई थी। अपना पहला कैप्सूल होगा ये एसएसटी का। कंप्लीट एसएसटी में 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट आपके निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, मैंने 9-10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, लेकिन 9-10 क्वेश्चन है। अगर एक ही कंडीशन है, बस मेरे साथ सुन लेना तो भी काफ़ी सारी बातें याद हो जाएगी, और आराम से 2-3 बार पढ़ लेना तो आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल टच में ही नहीं रहे ना बिल्कुल भी, तो फिर लिखोगे क्या वहाँ पर, इसलिए बड़े ढंग से देखना। तो आपके 4-4-4 तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा विथ ऑप्शन, है ना। यानी कि आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 में से कोई 3 करना है। भाई हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई एक करना है, तो 100% इसमें से टपक जाएगा वो, ठीक है। मतलब 12 नंबर की आपकी तैयारी इस कैप्सूल से हो रही है। कितनी? 12 मार्क्स। और एक बार और बता दूँ मैं, लगभग स्कूल से 18 से 20 नंबर भेज देते हैं, और 12 नंबर ये ले आते हो ना पूरे। सिर्फ आज की कैप्सूल अच्छे से याद हो गया ना तो ही पास हो जाओगे। 32-33 वाला पास है, इसलिए ध्यान रखो। हालांकि अभी तो कैप्सूल 2 और आने बाकी है। मैं कह रहा हूँ आराम से पढ़ोगे तो फर्स्ट डिवीजन पक्की है आपकी इन मात्र 8-10 दिन में, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट एसएसटी इसके अंदर है, जिसके अंदर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं। तो जो टॉप 8 क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं, 10 नहीं 8 ही है, ठीक है। जो 8 निबंधात्मक प्रश्न आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन जो छांटे हैं मैंने कैप्सूल ज़बरदस्त, वो 3 चैप्टर से हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और तीसरा संघवाद, फेडरलिज्म। इन 3 ही चैप्टर से आपके जो है निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अपना हिस्ट्री है, और ये अपनी ज्योग्राफी है, और ये अपनी पॉलिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। 3 ही चैप्टर से आपके निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं, और मात्र 8 ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। 100% आपको इनमें से क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि ये उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। डिस्कसिंग द सोल्ट मार्च, एक्सप्लेन दैट इट वॉज इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। थोड़ी सी मैं हिंदी पढ़ दूंगा तो भी चल जाएगा, ऐसा मान लो, थोड़ी स्पीड रखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो महात्मा गांधी ने देश की एकता को एक सूत्र में बांधने के लिए नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक माना, ठीक है। कि नमक हर घर में यूज होता है, नमक के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और 31 जनवरी 1930 को इन्होंने वाइसराय इरविन को एक पत्र लिखा, लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने 11 मांगे, मतलब 11 डिमांड रखी थी, ठीक है। कि उनकी जो है लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी, 11 मांगे थी। उनका उल्लेख किया कि कुछ मांगे तो सिंपल थी, कुछ मांगे तो साधारण थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक के सभी आदमियों वर्गों से जुड़ी हुई थी। समझ गए? तो गांधी जी ने मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में सम्मिलित हो सके। मतलब पूरी सोसाइटी को यूनाइट करना चाहते थे, यूनाइट ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सभी वर्गों को ध्यान में रखा, जिन जिन के साथ में अंग्रेज दुराचार कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड रखा, ठीक है। इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, वो थी नमक के कर वाली। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी वो थी कि आपको सोल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसका अबोलिशन करो, मतलब उस टैक्स को समाप्त करो। नमक हर घर में यूज होता है, इस पर टैक्स नहीं। नमक का उपयोग धनिक से लेकर निर्धन, मतलब अमीर से लेकर गरीब, हर आदमी, रिच से पुअर, सब यूज करते हैं इसका, और ये हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। अतः नमक पर कर और उसके उत्पादन पर राजकीय अंकुश को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था कि नहीं, आप ये हमारा दमन कर रहे हो, हमारा शोषण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अपने इस पत्र के माध्यम से अंग्रेज सरकार को एक चेतावनी दी कि 11 मार्च तक उनकी मांगें, उनकी डिमांड्स अगर पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। कि अगर आपने हमारी पूरी इसको डिमांड को नहीं मानी मार्च 11 तक, तो कांग्रेस वुड स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हम स्टार्ट कर देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बात हो गई। फिर क्या हुआ? तो इरविन के पास में लेटर पहुंचा, तो इरविन द्वारा उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई मांगे नहीं मानी गई। ठुकरा दिया गांधी जी की इस प्रपोजल को। तो गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ में, 78 सहयोगियों के साथ में नमक यात्रा प्रारंभ कर दी। और ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती, जहाँ पर गांधी जी का आश्रम है, गुजरात, वहाँ से आरंभ होकर 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। 78 एसोसिएट्स थे, 240 किलोमीटर था, और जो एंडेड हुआ वो 6 अप्रैल 1930 को, कहाँ पर? दांडी नाम की जगह पर, वहाँ पर ये पहुँच गए। फिर गांधी जी ने दांडी पहुँचकर समुद्र के पानी को उबाल कर
नमक बनाना प्रारंभ कर दिया और ये कानून का उल्लंघन था। अंग्रेजों ने ये कह रखा था साफ साफ कि कोई भी अपनी मर्जी से अगर पानी उबाल के नमक पैदा करेगा तो वो कानून का उल्लंघन है, मतलब वो रूल रेगुलेशन को तोड़ेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और गांधी जी ने ऐसा काम किया, नमक तो कानून को तोड़ा, उल्लंघन किया। और इस तरह गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश, औपनिवेश का मतलब हम उनके औपनिवेश थे, उनके कॉलोनिज्म थे, मतलब उनके गुलाम थे, उस ब्रिटिश सरकार के कानून के शांतिपूर्ण तरीके से अवज्ञा की। हाँ, शांतिपूर्ण यानी हिंसा नहीं करी, बिल्कुल पीसफुली काम किया। अवज्ञा का मतलब उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। और इस तरह कहा जा सकता है कि गांधी जी की नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी। जबरदस्त, आराम से समझ में आ रहा है। Thus it is can said that गांधी जी सोल्ट मार्च वॉज इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। बहुत ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला आई थिंक मेरे साथ के साथ आपको याद हो गया होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था, उसके विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया? मतलब रोलेट एक्ट का विरोध क्यों करे थे गांधी जी, ये क्वेश्चन है। इसका विरोध किस प्रकार गांधी जी के द्वारा किया गया, व्याख्या करो। वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च नेशनवाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोजल रोल एक्ट 1919, हाउ वॉज अपोज्ड, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप रोल एक्ट, यानी रोलेट एक्ट हेडिंग लगाएंगे। तो रोलेट एक्ट क्या है, पहले इसको जानेंगे अपन। कि देश में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार चिंतित थी। लोगों में गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे और इस सरकार, इस गांधी जी की जो लोगों में जो अच्छा एक इमेज बन रही थी, इससे अंग्रेज बहुत, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बहुत परेशान थी कि यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है, जब चाहे जनता इकट्ठी करके तो आंदोलन कर देता है, इसका कुछ करना चाहिए। अतः उसने आंदोलन के दमन के लिए एक कठोर कानून बनाने का निर्णय किया। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, काम करते हैं, ऐसे तो कंट्रोल होगा नहीं, एक कानून बनाते, कठोर लॉ कानून बनाते हैं, ताकि जिससे कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा तो सजा मिलेगी, तो सजा के डर से अपने आप ये घर बैठ जाएगा। तो मार्च 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान रखना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में एक कानून पारित कर दिया जिससे ही रोलेट एक्ट कहा जाता है। यही वो रोलेट एक्ट है। ऐसा मान लो कि अगर कोई भी अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, कोई नारे लगाएगा या रैलियां करेगा, हड़तालें करेगा, तो उसके खिलाफ ये रोलेट एक्ट कार्रवाई करेगा। इसमें कुछ नियम कायदे रख दिए, ठीक है, उसी को रोलेट एक्ट माना जाता है। और इस कानून के तहत भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने एवं राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। इस कानून में ये कह दिया कोई बिना मुकदमा करे 2 साल बंद कर देंगे अगर आपने बिना पूछे कुछ किया तो। बहुत ईजी है ना, आराम से इंग्लिश मीडियम में भी याद हो गया होगा, 2 ईयर्स। फिर गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध, ये नई हेडिंग है, फिर से हेडिंग लगाना भाई, हेडिंग है ये, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध, हेडिंग लगाना अलग नीचे से, ऑपोजिशन टू रोलेट एक्ट बाय गांधी जी, ठीक है, एक लाइन छोड़ के। तो आराम से देखो कि गांधी जी रोलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, ठीक है, ढंग से वो मतलब अवज्ञा चाहते थे। अतः उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में एक हड़ताल करने का आह्वान किया गया और गांधी जी के आह्वान पर देश के विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में श्रमिक हड़ताल पर चले गए और दुकानों को बंद कर दिया गया। ये गांधी जी का आह्वान था। कब? 6 अप्रैल 1919 को। ऑन द कॉल ऑफ गांधी जी, रैलीज एंड प्रोसेशन वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द कंट्री, वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक, मतलब सारे के सारे मजदूर जितने भी तक छुट्टी पे चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। अब अंग्रेज करे तो क्या करें, ठीक है, ये काम हो गया। ऐसे इस नाम से फिर अगला ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। अब वापस रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इनके ये वापस कैसे अपोज करें, गांधी जी दबाने की कोशिश करेंगे अंग्रेज। तो देखो, गांधी जी के आह्वान पर रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, ठीक है। क्या करा कि अमृतसर में अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब अमृतसर के अंदर कहा कि कोई भी जो खूब सारे नेताओं को क्या करा, अमृतसर के अंदर इन्होंने जो है खूब सारे लीडर्स को रोका। और ये भी एक सिस्टम कर दिया गांधी जी के द्वारा कि गांधी जी को प्रोहिबिट कर दिया, मतलब बैन कर दिया कि आप दिल्ली के अंदर नहीं आओगे, क्योंकि उन्हें पता दिल्ली राजधानी है, वहाँ पर आ गए तो फिर घेराव दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर कंट्रोल कर लिया। और 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रोलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। ब्रिटिश सरकार के इस दमनकारी कदम के विरोध में उत्तेजित होकर लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन में हमला प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया, एज लाइक मिलिट्री कानून, और जहां पर दिखते ही शूट वो गोली मार सकते हैं कि कोई भी ज़्यादा ऐसा कोई करे तो गोली मार दी जाए।
और जनरल डायर ने सेना की कमान संभाली। जनरल डायर था उनका मेन, कमान संभाली उसने, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में वार्षिक वैशाखी मेले का, जैसा कि अपन बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, एक बिल्कुल आयोजन किया था। वैशाखी मेला भरता है वहाँ पर, ठीक है, जलियांवाले बाग में, वहाँ पर अमृतसर के अंदर, वहाँ पर ये मतलब आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक लोग जो हैं वो एकत्रित इस एक्ट मतलब इस कानून का, एक्ट का मतलब कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। मतलब यहाँ पर दो मामला था, एक थी दो निशाने। एक तो वैशाखी का महीना था तो वहाँ पर वैसे ही मेला भरता है, लेकिन लोगों में एक ये भी सिस्टम था कि इस बहाने अपन इकट्ठे हो जाएंगे और इस अंग्रेजों के जो ये रोलेट एक्ट लेके आए इनका विरोध करेंगे, एक अच्छा अपन को मौका मिल जाएगा। इसलिए इस एक्ट का शांतिपूर्ण, लेकिन करेंगे शांतिपूर्ण विरोध। इन चीज़ को अंग्रेजों को भनक लग गई इस बात की, ठीक है। तो शांतिपूर्ण सभा करे लोगों पर जनरल डायर के निर्देश पर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों संख्या में लोग घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, ठीक है। थाउजेंड्स वर इंजर्ड। फिर क्या हुआ, तो ये कुछ मामला था, ठीक है। अपन यहाँ से स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को, गांधी जी रोलेट एक्ट का कैसे विरोध किया, तो आराम से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में चलाया गया। हालांकि तीनों क्वेश्चन आपस में लिंक के जुड़े हुए हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड, क्या क्या कारण थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया। पहला कारण तो यह है कि साइमन कमीशन की असफलता, यानी कि फेलियर ऑफ द साइमन कमीशन। कैसे कि भारत में राष्ट्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए, राष्ट्रवादी का मतलब हम भारत को अब आज़ाद चाहते हैं, ये नेशनलिस्ट जितने भी लोग थे बढ़ रहे थे, हर कोई ये चाहता था कि भारत को अब अंग्रेजों से आज़ाद हो जाना चाहिए, अंग्रेजों को इस गुलामी की बेड़ियों से हम आज़ाद चाहिए, अंग्रेजों को भगा दो। सभी राष्ट्रवादी भावनाएं ज़बरदस्त थी भारतीय लोगों में, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार का क्या था, सर जॉन साइमन, इसके नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया और इस आयोग का प्रमुख कार्य भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देना था। मतलब कि एक बार एक काम करो, इस आयोग ने यह कह दिया कि काम करो, इंडिया के अंदर जाओ और वहाँ पर क्या सिस्टम है, वहाँ का क्या लोग क्या चाहते हैं, एक बार उसके बारे में जानो तो सही, संवैधानिक कुछ बातें जानो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ वर्किंग के लिए उनको भेज दिया कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग स्टाइल है वो क्या है, मतलब कैसा वो चाहते हैं, सुझाव क्या है। मतलब इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने, अब चलो इंडिया मान भी लेता, भारत के लोग मान भी लेते, लेकिन इस साइमन कमीशन में, इस पूरे के पूरे आयोग में एक भी इंडियन नहीं था। जब एक भी इंडियन नहीं है तो यहाँ तो पहले से जो अंग्रेज आपने उन्हीं को भर्ती कर लिया इसके अंदर, तो वो तो सीधी सी बात है यहाँ के लोगों के खिलाफ ही बोलेंगे, तो फिर काहे का कमीशन है ये, ठीक है। एक भी भारतीय मेंबर नहीं होने की वजह से 1928 ईस्वी में इस कमीशन के भारत पहुँचने पर उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह के नारों के साथ में उसका स्वागत किया गया। इस तरह ये कमीशन भारतीय लोगों एवं नेताओं की अपेक्षाओं पर खरा बिल्कुल भी नहीं उतरा। कैसे उतरेगा, क्योंकि एक भी इंडिया का लोग उसके अंदर, इंडिया का एक भी आदमी उसके अंदर नहीं था, ये मेन कारण है। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे हम, जो कि अंग्रेज नहीं मानते। द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे, परंतु उस उत्सव की और बहुत कम लोगों का ध्यान गया। अतः महात्मा गांधी को स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को दैनिक जीवन के ठोस मुद्दे से जोड़ने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना था। तो ये भी कारण था गांधी जी के लिए, ठीक है। तो आराम से इंग्लिश मीडियम वाले आराम से पढ़ सकते हो। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी बहुत इंग्लिश एडजस्ट कर सकते हो, फैक्चुअल आप ध्यान रखना, बाकी इंग्लिश आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तीसरा, गांधी जी 11 मांगें भी थी, गांधी जी 11 डिमांड्स, जिसको नहीं माना गया, ये भी कारण था। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने भारतीय जनता के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए अंग्रेज के जो वाइस राय था लॉर्ड इरविन, उसके समक्ष 11 मांगों को प्रस्तुत किया था कि हमारी 11 डिमांड है, और एक पत्र लिखा था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पढ़ लिया। तो इनमें प्रमुख मांग थी नमक पर टैक्स, कि आप इसको मत लगाओ, समाप्त करो। तो महात्मा गांधी का ये पत्र एक चेतावनी की तरह था, यदि 11 मार्च 1930 तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगा, जो मैंने पहले ही पढ़ा। तो फिर लॉर्ड इरविन ने गांधी की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। तो फलस्वरूप गांधी जी अपने 78 स्वयंसेवक जो भी थे, विश्वास पात्र जो थे, उनको साथ में साबरमती आश्रम, ये अपने पढ़ लिया, दांडी में वो किया था इस सब कुछ, ये भी मेन कारण था।
फिर कुछ आर्थिक कारण थे, इकोनॉमिक कॉज भी थे। 1929 ईस्वी की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर कृषि पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ा था। खेती बाड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, तो किसानों की हालत बहुत दुर्दशा हो रही थी, तो कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत अधिक गिर गई। वहीं दूसरी ओर औपनिवेशिक सरकार ने लगानों में वृद्धि कर दी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचकर लगान चुकाना भी कठिन हो गया था। तो व्यापारी वर्ग औपनिवेशिक सरकार के व्यापार नियमों से परेशान थे। इन कारणों से आंदोलन करने की जो राह थी और भी ज़्यादा आसान हो गई। तो ये भी है, इकोनॉमिक कॉज भी थे। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, especially on the agriculture. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. Or as the demand for agriculture goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. The government refused to lower the taxes. तो under above circumstances civil disobedience movement was launched. ये सब कारण थे, इस वजह से भी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चला। तो ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वजह से प्रारंभ किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, तो उसके पीछे 4 कारण थे। पहला, साइमन कमीशन की असफलता। सबसे पहले आपको ये हेडिंग एज इट इज याद करनी है, फेलियर ऑफ द साइमन कमीशन। सेकंड, पूर्ण स्वराज की मांग, द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तीसरा, गांधी जी की 11 मांगे, गांधी जी लव एंड डिमांड, जो कि नहीं मानी गई। और आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज भी कुछ। नेक्स्ट देखो, निकट भविष्य में सौर ऊर्जा किस प्रकार हमारा ऊर्जा संकट हल करेगी। हाउ विल सोलर एनर्जी सॉल्व और एनर्जी क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब आपको पता है कि सोलर एनर्जी हमारे लिए एक नियर फ्यूचर है। तो देखो, सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। इससे ऊर्जा की मात्रा विपुल रूप में अनवरत प्राप्त की जा सकती है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता तथा उपभोग की अधिक संभावना है। भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। वर्तमान समय में सौर ऊर्जा की 2 विधियां प्रचलित, कौन सी, सौर तापीय विधि और फोटोवोल्टिक विधि। ये 2 मेथड अभी हमारे चलते हैं। कौन से, सोलर थर्मल मेथड और फोटोवोल्टिक मेथड। कैसे कि सौर ऊर्जा को वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभावित कमी ने भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं। भारत में वर्ष पर्यंत सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है। इस सोलर एनर्जी के बारे में कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी राइजिंग प्राइस। मतलब ये इंपॉर्टेंस है इसका, फोटोवोल्टिक से अपन डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई देखा होगा आपने, छोटे छोटे जैसे टेंट जैसे लगे होते हैं और वो कन्वर्ट, धूप उसके ऊपर पड़ती है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आराम से पढ़ सकते हो। सौर ऊर्जा का नवीकरणीय एवं प्रदूषण रहित स्रोत, बिल्कुल सही बात, कोई इसमें पॉल्यूशन फ्री है बिल्कुल। और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अच्छी खासी धूप पड़ती है। भारत में कई स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित भी किए गए हैं, है ना। यानी कि इंडिया के अंदर अपन बात करें, टुडे सोलर एनर्जी इन स्लोली पॉपुलरली इन द कंट्री। और सोलर एनर्जी के अपन बात करें, सोलर पावर प्लांट्स हैं बहुत जगह इंडिया के अंदर। सोलर पावर प्लांट जो है मैनी प्लेसेस में लगाए गए भी हैं। आज देश में सौर ऊर्जा धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना पकाने में, इसमें पंप द्वारा पानी निकालने में, पानी गर्म करने में, प्रशीतन तथा सड़कों की रोशनी करने सब में किया जाता है। देखा होगा रोडों पर लाइटिंग लगी होती है, वो सब सोलर पैनल है वो। और सर्दी में घरों को गर्म करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत में सौर ऊर्जा भविष्य, जो सौर ऊर्जा उसका भविष्य उज्ज्वल है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ये हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, तो काफ़ी छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला लेते हैं, अगला वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से अभिप्राय ऐसे ऊर्जा संसाधनों से हैं। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कौन कौन से उसकी बात करेंगे। कि जो आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन है, मतलब ये पहले नहीं था, अब आज की जो टेक्नोलॉजी आई है, साइंटिस्ट जितने भी इंजीनियर जो आपने काम किया है, इस वजह से वैज्ञानिक युग की देन है, इस वजह से अपन ये कर पा रहे हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसमें सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से अधिकांश सतत एवं सनातन है। ठीक है, और आणविक ऊर्जा ऐसा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो असामान्य है। यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज रेफर टू सच एनर्जी रिसोर्सेज विच आर द गिफ्ट ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक एरा। अंडर दी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अपन एक एक उठाएंगे। पहला अपन ले रहे हैं, और भारत में
प्रमुख गैर परंपरागत संसाधन कौन कौन से, ये सारे वापस रिपीट है तो किसी जरूरत नहीं है इसकी। तो अब ये तो नाम बिल्कुल चल जाएगा, अपन सीधे पॉइंट पर चलते हैं। पहला सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा सर्वोपरि है। सबसे पहले सूर्य वाली एनर्जी यही सर्वोपरि है, और सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। और भारत में सौर ऊर्जा के विकास की असीम संभावना है, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा धूप पड़ता है, ठीक है, यानी कि धूप खूब पड़ती है, और अच्छी जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी तो सीधी सी बात है ये होगी। और हमारे पास में फोटोवोल्टाइक विधि तो है ही, उससे धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। और भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो भी रही, दोनों जगह। गाँव के लोग भी खूब अच्छा कर यूज़ करें इसका, सोलर एनर्जी का, और सिटीज़ के अंदर भी इसका अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। सेकेंड है पवन ऊर्जा, मतलब वायु से, हवा से बिजली बनाना। तो पवन की गति से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है, और यह पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त होती है। ये भी ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। पवन ऊर्जा को पवन चक्कियों से प्राप्त किया जाता है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस ऊर्जा का मुख्य उपयोग कुओं से पानी निकालने, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी वो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक फैली हुई है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जगह मत भूल जाना। इसके अतिरिक्त और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप में भी काफ़ी पवन ऊर्जा के फार्म यानी लगे हुए हैं। और तमिलनाडु में जो नागरकोइल और राजस्थान का जो जैसलमेर देश है, वो पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाना जाता है। जैसलमेर में भी कोई पेड़ पौधे नहीं, सीधे दोहरे पड़े हैं और भयंकर धूप पड़ती है आराम से, वहाँ पर भी अच्छा खासा। तो आराम से इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम ही वैल्यू लिखी हुई है, जगह का काम लिखा, आराम से कर सकते हो। बायोगैस, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग है तो बायोगैस उत्पन्न की जाती है। और ये गैस जैविक पदार्थ जो भी अपघटन होता है ना, ये खाद वाद सब होती है, जो भी गोबर, इसके अपघटन से उत्पन्न होती है। और भारत में पशुओं का गोबर जो है वो प्रयोग करने वाले संयंत्र गोबर गैस संयंत्र के नाम जाने जाते हैं। और ऊर्जा प्राप्ति का ये साधन भी पर्यावरण को संरक्षित करता है बायोगैस का। इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, बायोगैस इज जनरेटेड फॉर डोमेस्टिक यूज बाय द यूज ऑफ शॉप्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल एंड एंथ्रोपोजेनिक वेस्टेज। दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय the decomposition of organic matter, और animal dung plants in India are known as gobar gas plants या फिर dung gas plants, और this means of obtaining energy is going to preserve the environment। फिर चौथा है भूतापीय ऊर्जा, अपन एक एक को पढ़ना अलग अलग तरीके से। जियोथर्मल एनर्जी, तो भूतापीय ऊर्जा में क्या होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के झरने हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा दोहन के लिए भारत में 2 प्रौद्योगिकी परियोजनाएं भी चल रही है। पहली पार्वती घाटी जो मणिक्रम हिमाचल प्रदेश में, और दूसरी पुग्गा घाटी के अंदर, ठीक है। ये 2 जो हैं आपके चल रही है, ध्यान रखना इसका भी। यानी कि 2 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर हार्सनिंग जियोथर्मल एनर्जी। वो एक तो है सेम पार्वती वैली जो मणिक्रम हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे पुग्गा वैली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी, तो महासागरों में उठने वाली तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। भारत में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं खंबात की खाड़ी, जगह का जरूर याद रखना, कच्छ की खाड़ी, और पश्चिमी तट गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र जो है वहाँ पर गंगा के डेल्टा के अंदर ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है, टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो मेन तो जगह ही है, बाकी तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, तो परमाणु ऊर्जा अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। भारत के झारखंड और राजस्थान में मिलने वाले यूरेनियम व थोरियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। भारत में आणविक ऊर्जा के उत्पादन हेतु तारापुर महाराष्ट्र, रावतबाड़ा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी और काकरापारा गुजरात और केगा कर्नाटक में अणु विद्युत घरों की स्थापना की गई है। मतलब ये वो हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए, जगह जरूर याद रखना, न्यूक्लियर एनर्जी। 6 थी, जबरदस्त क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में लौह अयस्क का वितरण समझाइए, या फिर भारत में लौह अयस्क की पेटियां कौन कौन सी है, विस्तार से अपन को समझाना है। देखो, आधुनिक यांत्रिक युग में लोहा प्रत्येक देश के आर्थिक विकास की धुरी है। इससे सुई से लेकर विशालकाय जलपोतों तक सब के अंदर लोहे का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए आधुनिक युग को लोहे इस्पात का युग भी कहा जाता है। हर चीज़ लोहे की बनती है आजकल मोस्टली। तो लोहे की कच्ची धातु लोहे अयस्क कहलाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, या फिर विच आर द आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन डिटेल्स।
तो इन मॉडर्न मैकेनिकल एरा आयरन इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री. From this needle to against ship and various plant etc. are constructed. That's why the modern era can also be called the era of iron and steel. तो the raw material of iron is called iron और कहलाता है, आपको पता है, कच्चा लोहा. ठीक है. अब कौन कौन सी बेल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो कि भारत में लोहे एस का वितरण कैसे है. तो भारत में लोहे एस के प्रचुर भंडार हैं. यह हेडिंग इतनी सी है भाई. ठीक है. भारत में लोहे एस का वितरण, यहाँ से हेडिंग स्टार्ट है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और, यहाँ से पहला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा कि भारत में लोहे एस के प्रचुर भंडार हैं. देश में लोहे एस के दो प्रमुख प्रकार हैं. कौन कौन से? हमारे यहाँ पर लोहा दो तरह का बेसिकली ज़्यादातर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाई जाते हैं, हमारे लोहे के प्रकार है. और हमारे देश के लोहे एस में लोहे की मात्रा होती है 70 से 72% तक लोहा होता है, ये भी ध्यान रखना. और लोहे एस की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं. लोहे एस के कुल आरक्षित भंडारों का मात्र 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक राज्यों में स्थित है. 2016-17 में लोहे एस का उत्पादन सबसे अधिक ओडिशा में 52%. इंडिया में जो 100% लोहा पैदा किया जाता है ना, उसका अकेला ओडिशा 52% पैदा करता है. इसके बाद में छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11% और अदर 7% बस. तो इसका मतलब ये है कि मेनली जो लोहा पैदा होता है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन राज्यों के अंदर ज़्यादा होता है. अब हम बात करेंगे कौन कौन सी बेल्ट है, पेटियाँ. थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये वाले बेल्ट वाली चीज़, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये फैक्ट है. कौन से राज्य में कौन कौन सी पेटियाँ हैं. पहला ओडिशा झारखंड पेटी, ओडिशा झारखंड बेल्ट. ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा, आप मैंने कहा था भाई हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो तरह के लोहे ज़्यादा होते हैं इंडिया में, लेकिन ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट लोहा मिलता है. और कौन सी जगह? मयूरभंज और कैद्रोमुख जिलों के अंदर बादाम पहाड़ी की खदानों से निकाला जाता है. झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में गुहा व नोआमुंडी से हेमेटाइट प्राप्त होते हैं. इंग्लिश मीडियम सेम है, सिर्फ जगह का नाम है. ठीक है. सेकंड बेल्ट है दुर्ग बस्तर बेल्ट, दुर्ग बस्तर पेटी. तो चंद्रपुर पेटी, सॉरी यहाँ तक है ये, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी. हेडिंग इतनी ही ध्यान रखना. ठीक है. क्या नाम है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये हेडिंग रहेगी. तो ये हेडिंग पूरी रहेगी कि लोहे एस की यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है. छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं से उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा एस प्राप्त होता है. यहाँ लोहे एस के 14 जमाव मिलते हैं. इन खदानों से लोहे एस के विशाल विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान एवं दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है. ध्यान रखना, दिस बेल्ट ऑफ आयरन ओर इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. द बेस्ट क्वालिटी हेमेटाइट आयरन ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेलाडीला हिल्स रेंज इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ state. Here 14 deposits of iron ore are found. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea from विशाखापट्टनम पोर्ट. यहाँ से हम भेजते हैं किस किस को? जापान को और साउथ कोरिया को. बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुकुकुरु पेटी. ये ध्यान रखना, हेडिंग फिर थोड़ी सी कम रह गई है. यहाँ तक ये हेडिंग है, पूरी यहाँ तक है. यानी कि बेलारी, चित्रकूट, तेंगुर, ये बेल्ट तक, ये आपकी हेडिंग रहेगी. बेल्ट का नाम बड़े अच्छे से याद कर लेना. ठीक है. तो लोहे एस की यह पेटी कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस पेटी में लोहे एस की विशाल राशि संचित. ध्यान रखना कौन सी पेटी कहाँ पर किस स्टेट में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है. और कर्नाटक स्टेट के अंदर है और कर्नाटक के पश्चिम घाट में स्थित है. कुद्रेमुख की खानों से संपूर्ण लोहा यहाँ पर मिलता है. यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है. ठीक है. और कुद्रेमुख विश्व के सबसे बड़े लोहे अयस्क निक्षेपों में एक है. ध्यान रखना, कुद्रेमुख इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. चौथी है महाराष्ट्र गोवा पेटी. महाराष्ट्र गोवा बेल्ट क्या है कि ये पेटी गोवा और महाराष्ट्र नाम से पता चल रहा है, तो उस राज्य के अंदर है दोनों में. तो ये गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है और इस पेटी से प्राप्त लोहे एस उत्तम किस्म का नहीं होता है. मारमागांव बंदरगाह से इसका निर्यात कर दिया जाता है. ये क्लास 12th में पढ़ेंगे. 11th-12th में भी सारे बंदरगाह, मारमागांव पोर्ट, ये आप क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से. अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लोगे, आर्ट्स लोगे, तो ये सब सारी बात 11th-12th के अंदर ये ज्योग्राफी में है. अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस पॉलिटिकल साइंस का. संघवाद क्या है? ये अपन देखो, पहले अपने ये बीच में जो पढ़ी वो ज्योग्राफी थी, ये वापस पॉलिटिकल साइंस है. संघवाद क्या है? और सबसे पहले अपने हिस्ट्री पढ़ी, इतिहास, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल साइंस. संघवाद क्या है? संघवाद की मुख्य विशेषताओं को लिखिए. व्हाट इज फेडरलिज्म और राइट द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. पहली बात तो अपन जानेंगे संघवाद चीज़ क्या है. तो देखो, संघवाद सरकार की एक व्यवस्था है
जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाती है। यानी कि ये एक चीज़ होती है कि सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट और फिर उसके बाद में नीचे सरकारें जो होती है स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, जैसा कि भारत में भी है। सबसे बड़ी सरकार केंद्र सरकार है, मोदी सरकार अभी 8%। उसके बाद में राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है, अलग अलग राज्यों में 28 स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है वो, ठीक है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। कौन सी? एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है जिसके हम राष्ट्रीय महत्व के जिम्मे होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मिलिट्री हो गया, हमारे अलग अलग देशों से जो भी मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो भी, आर्मी हो गई, हमारे पड़ोसी नेबर कंट्री से कैसे रिलेशन रखने, कौन कौन सी ट्रीटियाँ, कौन कौन सी संधियाँ करनी है, कौन कौन सी पार्टनरशिप करने, कौन कौन से हम बिजनेस करना चाहते हैं, सब राष्ट्रीय महत्व के जो भी मुद्दे मतलब देश के लिए, ये सब कुछ केंद्र सरकार देखती है, ठीक है। उसके विषय होते हैं। और फिर होते हैं राज्य या बोल दो प्रांत, स्टेट लेवल पर वो उसकी सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज देखती है दिन ब दिन, कि मतलब जैसे अलग अलग राज्यों की पुलिस हो गई, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस अपनी पुलिस है, या फिर वहाँ के डॉक्टर हैं, वहीं के हॉस्पिटल, सब उस गवर्नमेंट का खर्चा होता है, स्थानीय गवर्नमेंट का, वो वहाँ पर दैनिक कामकाज देखती है। जैसे कोई भी राज्य में एक हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में लगने वाले पूरे डॉक्टर्स उस स्टेट गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ेगा, वहाँ की लोकल पुलिस को उसी स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वो दैनिक कामकाज देखते, दिन में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही है वो सब देखना होता है उनका। तो सत्ता की इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। उदाहरण भारत, एग्जाम्पल इंडिया हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का ऐसा सिस्टम है, हर स्टेट की अपनी सेपरेट सरकार है, कोई केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है, इंडिपेंडेंट होकर वो अपना काम करती है। फिर संघीय शासन व्यवस्था या फिर संघवाद कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। क्या क्या इनकी विशेषताएं? पहला कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हैं, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के मध्य बढ़ जाती है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है, एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है और दूसरी राज्य सरकार यानी स्टेट लेवल पर होती है। भारत में सरकार का तीसरा लेवल भी है जो स्थानीय स्वशासन कहलाता है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है। इंडिया के अंदर थर्ड लेवल भी है, एक जो पूरी कंट्री के लिए होती है, ठीक है, और दूसरी, एक तो पूरी एंटायर कंट्री के लिए होती है, दूसरी जो होती है वो होती है स्टेट के लिए। ये ध्यान रखना, देखो कि इन ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द सुप्रीम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस subsidiary units. Generally there are 2 levels of government in a federal system. One government is the entire country and the other government is the state level. और थर्ड लेवल इंडिया के अंदर वो भी है, वो अपन देख लिया, वह है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। दूसरी खास बात क्या है? वह एक नगरीय समूह अलग अलग अधिकार, यानी कि वन सिटीजन ग्रुप डिफरेंट राइट्स, सबके पास में अलग अलग अधिकार है। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रूल्स सम सिटीजन ग्रुप ऑफ फेडरल सिस्टम बट दे हैव देयर ओन जुरिडिक्शन टू मेक लॉज, कलेक्ट टैक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेट। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी खुद की पुलिस है, खुद के हॉस्पिटल है, खुद की स्कूलें हैं, तो यहाँ की जनता से जो भी टैक्स आएगा, जनता का पूरा टैक्स वही स्टेट गवर्नमेंट लेगी। लेकिन अगर यहाँ पर रेलवे है, ट्रेनें चल रही, ट्रेनों का जितना भी पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। ऐसे ही नेशनल हाईवेज होते हैं, मतलब राष्ट्रीय में जो हाईवेज होते हैं, रोड जो बनती है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनका जो टैक्स आता है, जो टोल टैक्स आता है, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जबकि जो स्टेट हाईवेज हैं उनका जो टोल टैक्स आता है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, राज्य सरकार लेती है। तो ये कुछ बातें अलग अलग अपना टैक्सेस वो लेते हैं, जनता का पूरा पैसा अपने हर राज्य अपना राज्य लेगा, स्टेट लेगा। और सुदृढ़ संविधान है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। संविधान के मौलिक प्रावधानों किसी एक स्तर की सरकार स्वयं अकेले नहीं बदल सकती, दोनों सरकारों की सहमति होती है। और ऐसे बदलाव जो होते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों की सहमति से होते हैं। कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है, तो राज्य उस हर राज्य की मतलब हर स्टेट की गवर्नमेंट से भी सहमति लेना जरूरी होता है, न कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों सरकारों की सहमति जरूरी है। संविधान ही सर्वोच्चता है, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीमेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में जो बातें लिखी हुई सबसे बेस्ट है, बस उसी को फॉलो करना पड़ेगा सबको। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक है। फिर दोहरे उद्देश्य, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव,
संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य होते हैं, जैसे कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसमें बढ़ावा देना। इसके साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भी पूरा सम्मान करना था। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री और अलॉन्ग विद दिस गिविंग फुल रेस्पेक्ट रीजनल डिफरेंसेस। जैसे भारत देश है, भारत के अंदर हर धर्म का लोग, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। इसलिए उन सब को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और भी आगे से आगे और मिलती रहेगी और भी कोई, ताकि हर तरह की कल्चर या संस्कृति बची रहे। इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी एक विशेषता हमारे यहाँ की है। छठी, न्यायालयों के सर्वोच्च अधिकार हैं बिल्कुल सुप्रीमेसी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट बिल्कुल जिंदाबाद है, अकेला है, कोई प्रेशर नहीं। कोर्ट जो फैसला करेगा वो सरकार के भी लागू होगा, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो भी जेल जा सकता है। और छोटे छोटे आदमी मतलब गवर्नमेंट वो इंडिपेंडेंट है। हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय बेस्ट होगा, लास्ट निर्णय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। कोई भी विवाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसका जो डिसीजन होगा फाइनल डिसीजन होगा। वित्तीय स्वायत्ता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन द फेडरल गवर्नेंस सिस्टम। ये कुछ 7 अपनी ऐसी विशेषताएं थी संघीय शासन की या संघवाद की, फेडरलिज्म की, ठीक है, बड़े अच्छे से अपने पढ़ ली। और फिर अपना एक क्वेश्चन है, वो है स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इसकी गठन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, शहरों की स्थानीय शासन व्यवस्था का भी संक्षिप्त में परिचय दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द पंचायती राज सिस्टम, ऑल्सो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ दिस सिटीज। ये 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखे हैं। शानदार आंसर, कुल मिला के 9 ही तो क्वेश्चन रखे हैं यार, 9 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। तो देखो, स्थानीय शासन व्यवस्था गांव और शहरी दोनों पर स्थापित होती है। गांव में से पंचायती राज के नाम से जाना जाता है और शहरों में से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम जैसी संस्थाओं के बारे में। जैसे गांव में नहीं होता क्या, वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है, उसके ऊपर पंचायत समिति सदस्य होता है, उसके ऊपर प्रधान होता है। वैसे गाँव के अंदर सिटीज़ में क्या होता है, नगर पालिका के जैसे पार्षद हो गए, मेयर हो गए, नगर निगम अध्यक्ष, ये सब आगे से आगे ऊपर होता रहता है। ये सिटीज़ में होता है। The local government system established both in the villages and the cities. In villages is known as Panchayati Raj, or in cities they are handled by institutions such as municipalities, city council and municipal corporation. ग्राम स्तर, खंड स्तर, तीनों स्तर पढ़ेंगे अपन। ग्राम स्तर पर एट द विलेज लेवल, खंड स्तर पर एट द ब्लॉक लेवल। देखो, प्रत्येक गांव या ग्राम समूह के लिए एक ग्राम पंचायत का प्रावधान किया जाता है गांव के अंदर, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। और ये एक तरह की परिषद होती है जिसके कई सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं तथा उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है, जैसे सरपंच, वार्ड पंच ऐसे। इसके अध्यक्ष को सरपंच या प्रधान कहा जाता है। इसका चुनाव गांव या वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग जो होते हैं ना, जो 18 साल प्लस हैं, ठीक है, वो मतदान के माध्यम से करते हैं। इलेक्शन होता है इनका भी। तो प्रोविंसेस हैज़ बीन मेड फॉर ए ग्राम पंचायत फॉर ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस. It is kind of council which has many members and a chairman. The members are elected from the wards and are generally called panch. Its chairman is called sarpanch or pradhan, or it is elected through voting by all adults living in the village या फिर वार्ड. बात करते हैं खंड स्तर पर एट द ब्लॉक लेवल. तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है. इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है. इसके सदस्यों का चुनाव संबंधित क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य करते हैं. पंचायत समिति इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेवरल ग्राम पंचायत. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मंडल और ब्लॉक. जो मैंने अभी कहा था ना, पंचायत समिति सदस्य, इनको मंडल भी कहा जाता है. ठीक, गाँव में सुना होगा आपने, ये सब ईजी है. फिर जिला स्तर पर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो किसी जिले की समस्त पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का निर्माण किया जाता है. ठीक है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं. सरपंच हो गया, सरपंच के पंचायत समिति सदस्य हो गए, पंचायत समिति सदस्य हो प्रधान हो गया, और प्रधान के ऊपर ये जिला परिषद, जिसको ये इनसे बनता है जिला प्रमुख. जिला प्रमुख होता है, ये पोस्ट होती है, उसके ऊपर एमएलए होता है, फिर एमपी होते हैं. ऐसे सिस्टम चलता रहता है. ठीक है, तो ध्यान रखना. और ये पंचायती राज का सर्वोच्च सबसे पूरी पंचायतों के ऊपर जो मेन हेड होती है वो होती है जिला परिषद, और उनके ऊपर जो बनने वाला होता है वो जिला प्रमुख. जिला परिषद के
अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है और जिला परिषद के उस जिले में लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द combining all the panchayat samiti of a district. It is the apex institution of panchayati raj. Most of the members of the Jila Parishad are elected MPs, MLAs and some official of district level institution elected to the Lok Sabha and Rajya Sabha in that district of Jila Parishad are also its member. वो भी होते हैं। चौथा, शहरी स्तर पर एट द अर्बन लेवल या फिर एट द सिटी लेवल। देखो, स्थानीय स्वयं संस्थाएं शहरों में भी कार्य करती है। शहरों में जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होते हैं। छोटी पॉपुलेशन में नगर पालिका, थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या में नगर परिषद। हालांकि 11th क्लास के अंदर सब कुछ है ही। अगर आप 11th क्लास के अंदर ह्यूमैनिटीज़ लोगे, SST लोगे, आर्ट्स सब्जेक्ट लोगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ा दूंगा मैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा भी रखा और पढ़ाऊंगा कि कब तो नगर पालिका होती है, कब नगर परिषद होता है, कब नगर निगम बनता है, कितनी पॉपुलेशन के ऊपर इनको बनाया जाता है। ऐसा गठन किया गया है और इन संस्थाओं का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है और नगर परिषद के हेड को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सभापति। और नगर निगम को कहा जाता है मेयर या महापौर। सेम इंग्लिश है, फिर सुन लेना, मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि जो नगर पालिका का जो हेड होगा, एक तो नगर पालिका होती है, इंग्लिश के अंदर अपन उसे बोल देंगे म्यूनिसिपलिटीज़। सेकेंड म्यूनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद, और तीसरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम। ये 3 निकाय हैं, ठीक है, तीनों के अलग अलग हेड हैं। नगर पालिका का जो हेड होगा वो कहलाएगा नगर पालिका अध्यक्ष, यानी कि वो कहलाएगा आपके म्यूनिसिपलिटीज हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनिसिपलिटी, ठीक है। और वो जो दूसरा होगा नगर परिषद का, वो कहलाएगा म्यूनिसिपलिटी प्रेसिडेंट, यानी कि नगर परिषद का वो कहला जाएगा नगर परिषद का सभापति और चेयरमैन। और फिर हो जाएगा म्यूनिसिपल काउंसिल का, वो मेयर कहलाता है, यानी कि वो कहलाएगा मेयर। नगर निगम का सबसे हेड होता है मेयर कहलाता। बस तीनों याद कर लेना अच्छे से। तो हाँ, तो भाई ना तो 10 क्वेश्चन थे ना 9 क्वेश्चन थे, कुल मिला के 8 ही क्वेश्चन थे। मैं वापस, मुझे याद आ गया, मैंने 2 क्वेश्चन फिर से वापस डिलीट कर दिया आपके लिए, थोड़ा छोटा बना दूँ क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। तो मैंने मात्र 8 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। कितने? सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन अपने लिए हैं। इसके अंदर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अपन अगर बात करें फर्स्ट अपने उसकी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्त तरीके से मात्र 8 क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हो यार। सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बड़े ढंग से पढ़ना है, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है इसके अंदर। आंसर भी इसलिए लिखे हैं कि आपको याद हो जाए, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े कि कहाँ पर आंसर ढूंढूँ कहाँ नहीं ढूंढूँ। इसलिए आपको कंप्लीट इन वन शॉट आपको निबंधात्मक प्रश्न मिल गए हैं, क्योंकि बड़ा मार्जिन है 12 नंबर के क्वेश्चन मात्र 8 क्वेश्चन में। सिर्फ और सिर्फ इससे छोटा कैप्सूल नहीं हो सकता यार। 8 क्वेश्चन तो आपको याद करने हैं, और वो अभी का अभी याद करना चाहिए। अभी तो खैर लेट हो गए होंगे आप, तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग में उठते ही आपको पहले 8 क्वेश्चन करना है, जब तक आपको सेकंड कैप्सूल मिल जाएगा और थर्ड कैप्सूल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपनी SST के कैप्सूल नंबर फर्स्ट। SST का कैप्सूल पहला था जो निबंधात्मक प्रश्न का था, ऐसे टाइप क्वेश्चन का था, ठीक है।